हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। एक्चुअली ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसानी से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। नाम है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। देखिए, किसी इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक, असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और दूसरा वो असेसी किस टाइप की इनकम अर्न कर रहा है। तो टैक्स लगाने से पहले हमें ये देखना होता है कि असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है और असेसी की इनकम का टाइप क्या है। इस चैप्टर में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकम्स की कितनी टाइप्स होती है और उस टाइप के बेसिस पे किस पर्सन को टैक्स देना होता है या फिर नहीं देना होता है। तो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस देखिए, इसमें हमें बेसिकली ये बताना है कि असेसी कहाँ का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला का मतलब कंट्री वाइज, यानी वो इंडिया का रहने वाला है या इंडिया से बाहर का रहने वाला है, हमें ये डिस्कस करना है। अब असेसी में तो बहुत सारे असेसी में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे इंडिविजुअल असेसी होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनीज होती है, एलएलपी होती है, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो ये असेसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स जो होता है उनको असेसी कहते हैं। तो एक एक करके हमें सारे असेसी के बारे में डिस्कस करना होगा, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि उसने इंडिया में एक प्रीवियस ईयर के अंदर कितना स्टे किया है, कितने दिन वो इंडिया में रहा है प्रीवियस ईयर में। तो हमें स्टे चेक करना होता है, यानी वो इंडिया में कितने दिन का रहा है। तो देखिए, यहां पे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस या तो इंडिविजुअल होगा रेसिडेंट या फिर वो होगा नॉन रेसिडेंट। यानी कोई भी इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो इंडिया में रहता है तो रेसिडेंट, अगर नहीं रहता तो नॉन रेसिडेंट। अब हमें ये सोचना होगा भी कितने दिन रहेगा तो रेसिडेंट मानेंगे, कितने दिन नहीं रहेगा तो हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसके लिए रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशंस गिवन है जिसको हम बेसिक कंडीशन कहते हैं। बेसिक कंडीशन, दो कंडीशन गिवन है, बेसिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं। दो में से एक भी कंडीशन अगर कोई इंडिविजुअल पूरा कर दे तो फिर वो रेसिडेंट कहलाता है, और अगर दोनों ही कंडीशन पूरे ना हो तो फिर उस केस में उसको हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरा कर देता है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, और अगर दोनों ही कंडीशन पूरे नहीं करता तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो चलिए, रेसिडेंट के दो कंडीशन है, सेटिस्फाई कितने करने हैं, एटलीस्ट वन, सेटिस्फाई एनी वन। तो रेसिडेंट के दो कंडीशन होते हैं, रेसिडेंट बनने के दो कंडीशन होते हैं जिसको हम बेसिक कंडीशन कहते हैं, और दो में से एक भी कंडीशन अगर कोई इंडिविजुअल पूरा कर देता है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे, और अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। मिनिमम वन कंडीशन तो पूरा करना ही पड़ेगा रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो कंडीशंस क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाए तो हम मान लेंगे कि उसने कंडीशन पूरी कर ली। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में स्टे जो हो वो 182 डेज के बराबर हो या उससे ज्यादा हो।
प्रीवियस ईयर में स्टे जो हो वो 182 डेज के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो ये कंडीशन पूरी मानी जाएगी। सेकेंड कंडीशन कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल असेसी, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर के अंदर सिर्फ 60 डेज या उससे ज्यादा रहे, लेकिन इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों में इंडिया में वह 365 डेज या उससे ज्यादा रहे तो सेकेंड कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो अगर कोई पर्सन या तो फर्स्ट पूरा कर दे तो भी रेसिडेंट, और अगर फर्स्ट पूरा नहीं कर पाता तो सेकंड कंडीशन पूरा कर दे तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। सेकंड कंडीशन एक बार दोबारा से देखते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और सब कंडीशन जुड़ी हुई है, पिछले 4 साल, लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल। कौन से पिछले 4 साल? प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के 4 सालों में जो उसका स्टे हो इंडिया में वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें वो पूरी करेगा तो जाके सेकंड कंडीशन पूरी मानी जाएगी। ठीक है, तो 2 बातें, रेसिडेंट के 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन मैंने यहां बता दिया। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा कर देंगे तो इंडिविजुअल जो है वो क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन पूरे ना हो, अगर ये दोनों ही कंडीशन पूरे ना हो तो उस केस में इंडिविजुअल पर्सन नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको रेसिडेंट के 2 कंडीशंस, जिसको बेसिक कंडीशन कहते हैं, उन दोनों कंडीशन में से कम एक कंडीशन पूरा करना होगा, मिनिमम एक कंडीशन पूरा करना होगा। 2 कंडीशन कौन से हैं? प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 182 डेज और मोर। कहां स्टे होना चाहिए? इंडिया में स्टे होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन कहता है कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे होना चाहिए 60 डेज और मोर, एंड पिछले 4 सालों में इंडिया में स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए। पिछले 4 सालों का मतलब पीछे के प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके लगातार बैक टू बैक 4 ईयर लेने हैं और उन चारों सालों का स्टे का टोटल करना है, और टोटल करने के बाद अगर वो 365 दिन के बराबर या उससे ज्यादा होता है तो हम इस कंडीशन को पूरा मान लेंगे। तो अगर 2 में से एक भी कंडीशन पूरा करेगा तो रेसिडेंट, और अगर दोनों ही कंडीशन पूरे नहीं कर पाया तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो अब हम रेसिडेंशियल स्टेटस का एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि रेसिडेंट का जो मैंने कंडीशन समझाया आपको उसको एक एग्जांपल के साथ दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज असेसी है मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर है हमारा 1920 और प्रीवियस ईयर में स्टे दे रखा है 250 डेज का। साथ साथ इसके पीछे के 4 साल का भी स्टे ले लेते हैं हम, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 100 डेज ईच ईयर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 19-20 में रेसिडेंट है या नहीं है। तो देखिए, वही बात है, रेसिडेंट के हमारे 2 कंडीशन होते हैं। दोनों कंडीशंस को सबसे पहले लिखना है। आप बुक में जो लिखा है उसको लिखिएगा, मैं तो ये बहुत शॉर्ट करके लिख रहा हूं। पहला कंडीशन कहता है कि प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 182 डेज या उससे ज्यादा। सेकेंड कंडीशन कहता है कि प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 डेज या उससे ज्यादा, प्लस लास्ट 4 ईयर में स्टे होना चाहिए 365 डेज या उससे ज्यादा। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 1920 और उस साल में इसका इंडिया में स्टे जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में वो 250 डेज है। तो क्या इसने फर्स्ट कंडीशन पूरा कर दिया? क्योंकि इसने कहा था, फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि 182 डेज या उससे ज्यादा अगर स्टे हो प्रीवियस ईयर में तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो इस केस में देखिए 250 डेज का स्टे है, तो स्टे 182 डेज से ज्यादा हुआ तो यस, मिस्टर एक्स रेसिडेंट माना जाएगा। मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन इंडिया एज ही सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन मेंशन्ड अबव। क्योंकि इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया इसीलिए ये रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया में 1920 प्रीवियस ईयर के अंदर।
ठीक है, अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज यहां पे 185 डेज का स्टे होता तो भी ये रेसिडेंट ही माना जाता। क्यों? क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड तो 182 डेज का है ना। सपोज ये 182 डेज का स्टे होता तो भी क्या रेसिडेंट होता? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस ईयर में स्टे इसका 182 डेज भी होगा तो भी ये रेसिडेंट माना जाएगा। अब एग्जांपल को चेंज करेंगे। अब सपोज करिए कि इसका स्टे प्रीवियस ईयर में 180 डेज का है, 180 डेज का स्टे है, तो अब दोबारा चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने अब चेंज कर दिया एग्जांपल। तो अब हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर में इसका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है? तो आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है? 180 डेज। क्या ये कंडीशन पूरा हुआ? नहीं हुआ। ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि स्टे कितना है? 180 डेज है। होना कितना चाहिए था? 182 डेज या उससे ज्यादा। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरा नहीं हुआ। तो अगर फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो क्या ये रेसिडेंट नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है जी। सेकंड कंडीशन भी तो है। तो फर्स्ट पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 डेज या उससे ज्यादा। क्या 60 डेज से ज्यादा स्टे है प्रीवियस ईयर में? तो आपका आंसर होगा यस, 60 डेज से ज्यादा स्टे है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी चेक करना होगा कि पीछे के 4 सालों में स्टे कितना है। तो पीछे के 4 साल 19-20 से पीछे के 4 साल देखते हैं। 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, इन 4 साल के स्टे को भी हमें चेक करना होगा। और ये गिवन है 100 डेज, 100 डेज, 100 डेज, 100 डेज। इन चारों सालों के स्टे का टोटल करिए। तो प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है? 180 डेज। और पीछे लास्ट 4 ईयर का स्टे कितना है? 400 डेज। क्या हमारा सेकंड कंडीशन पूरा हो गया? चेक करते हैं। प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 डेज, तो यहां तो 180 डेज है। 60 डेज या उससे ज्यादा तो 180 डेज है। हाँ जी पूरा हो रहा है। साथ के साथ पीछे के 4 साल में स्टे होना चाहिए था 365 डेज या उससे ज्यादा। तो हमारे 4 साल का स्टे कितना है? 400 डेज। क्या सेकंड कंडीशन पूरा हो गया? यस, कंप्लीट हो गया। सेकंड कंडीशन पूरा हो गया। तो अब इसके अंदर हम क्या कंक्लूजन देंगे? मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एज ही सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन मेंशन्ड अबव। तो ऊपर लिखी गई जो सेकंड कंडीशन है उसको मिस्टर एक्स ने पूरा कर दिया है, इसीलिए मिस्टर एक्स रेसिडेंट माना जाएगा प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करना सिखाया, इस एग्जांपल के साथ मैंने आपको सेकंड कंडीशन चेक करना सिखाया। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर सपोज यहां पे 180 डेज की जगह 70 डेज होता, 70 डेज का स्टे होता, तो भी क्या हमारा आंसर सेम होता? तो आपका आंसर देखिए चेक करके, 70 डेज फर्स्ट कंडीशन तो पूरा नहीं कर रहा। प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर होना चाहिए, नहीं है। सेकंड कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर होना चाहिए, है क्या? हाँ जी है। पीछे के 4 सालों में स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्या है? हाँ जी है। तो क्या ये रेसिडेंट माना जाएगा? जी बिल्कुल। अभी भी 70 डेज करने के बाद भी सेकंड कंडीशन पूरी हो जा रही है और ये रेसिडेंट बन जाता है। अब सपोज 70 नहीं है, यहां पे है 60 डेज। अब कंडीशन पूरी हो रही है क्या? यस, अभी भी पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 डेज का स्टे है और पीछे के 4 सालों में स्टे 365 डेज से ज्यादा है, इसीलिए अभी भी ये रेसिडेंट बन जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं चेंज करके फिर से। अब यहां मैं कर देता हूं 59 डेज कि 1920 में जो इसका स्टे है इंडिया में वो 59 डेज का है। डेज का स्टे है, तो क्या अब ये रेसिडेंट माना जाएगा? ध्यान से देखिए, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, पूरा नहीं कर पाया, छोड़ दीजिए। सेकंड पे मूव करिए, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर होना चाहिए। क्या प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर है? नहीं। पीछे के 4 साल तो मैं जब चेक करूंगा जब प्रीवियस ईयर में 60 डेज या मोर हो। तो अब यहाँ प्रीवियस ईयर में 60 डेज ही नहीं है तो मैं पीछे के 4 साल चेक नहीं करूंगा। यानी ना तो इसने फर्स्ट कंडीशन पूरा किया, ना ही इसने सेकंड कंडीशन पूरा किया। तो जब इसने बेसिक जो 2 बेसिक कंडीशन थे दोनों के दोनों ही पूरे नहीं हो पाए, तो इस केस में मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट एज ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी कंडीशन मेंशन्ड अबव। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने एक भी कंडीशन पूरा नहीं किया इस एग्जांपल में जो कि अभी मैंने चेंज किया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन रेसिडेंट है।
क्यों? क्योंकि इसने रेसिडेंट के दोनों ही कंडीशन पूरे नहीं करे, एक भी कंडीशन पूरा नहीं करा, तो ये बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो सिंपल है, हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर चेक करते हैं। अगर 182 डेज या उससे मोर होता है तो फर्स्ट कंडीशन से ही पूरा हो जाएगा। अगर 182 डेज से मोर नहीं है लेकिन 60 से ज़्यादा है तो फिर पीछे के 4 साल भी चेक कर लेंगे। अगर उनमें 365 डेज या मोर हो तो भी हमारा कंडीशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में 60 से ही कम स्टे हो जाए, प्रीवियस ईयर में 60 से ही कम स्टे हो जाए, जैसे इस केस में 59, तो ना फर्स्ट पूरा होगा ना सेकंड पूरा होगा, और जब दोनों ही पूरे नहीं होंगे तो फिर नॉन रेसिडेंट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक एग्जांपल और लेंगे। अब मानिए कि यहां पे तो स्टे 60 डेज का है प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये जो स्टे है ये 100 डेज 100 डेज 50 डेज 50 डेज ऐसे गिवन है क्वेश्चन में आपको। अब देखते हैं क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज का स्टे है। फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, नहीं, तो चलिए फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं हुआ। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज और मोर है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर स्टे 60 डेज और मोर, हाँ ये है। जब है तो पीछे के 4 साल के स्टे को चेक करो, और 4 साल के स्टे का क्या करना है, टोटल। तो ये 4 साल है, इन चारों सालों के स्टे का टोटल करिए। तो प्रीवियस ईयर में तो स्टे हमारा हो गया 60 डेज, और जब हमने लास्ट 4 ईयर के स्टे का टोटल करा तो हमारा आ गया 100 200 50 50 300 डेज। 300 डेज का स्टे आ गया, पीछे के 4 सालों का स्टे का टोटल। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर है, यस। क्या पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रहा है ये एसएससी इंडिया में? तो पता चलता है नहीं जी, 365 तो नहीं रहा, 300 डेज रहा है, 300 डेज। तो क्या ये कंडीशन पूरा हो पाया? नहीं, दोनों ही पूरे होने चाहिए। सिर्फ ये पूरा होने से काम नहीं चलेगा, ये भी पूरा होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ, ये तो पूरा हो गया लेकिन 365 डेज वाली बात पूरी नहीं हुई। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज है और पीछे के 4 साल में स्टे है 300 डेज का, तो हमारा सेकंड कंडीशन पूरा नहीं हो पाएगा। और क्यों? फर्स्ट भी पूरा नहीं हुआ, सेकंड भी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम इस केस में इसको कहेंगे कि मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट एज ही डज नॉट सेटिस्फाई any condition mentioned above। आई थिंक इन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बेसिक कंडीशंस को किस तरीके से चेक करते हैं। अब देखिए, जब मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं तो मैं आपको स्टे लिख देता हूं वहां पे, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं स्टे गिवन होगा कि इस साल में इतने दिन का स्टे है, इंडिया में इस साल में इतने स्टे। अगर नहीं दे रखा है तो आपको स्टे निकालना पड़ेगा, आपको स्टे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो इस दिन इंडिया आ रहा है, इस दिन इंडिया से बाहर जा रहा है, तो आप जिस दिन आया जिस दिन गया उसके बीच के दिनों का स्टे आप निकाल लीजिए ईयर वाइज। उस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है। और अगर आने और जाने का टाइमिंग ना दे रखा हो कि किस टाइम पे आया है किस टाइम पे जा रहा है, तो उस केस में जिस दिन वो इंडिया आ रहा है उस डे को भी इंडिया में स्टे मानना है आपको, और जिस दिन इंडिया से बाहर जा रहा है, वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, उस दिन को भी इंडिया में स्टे मानना है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इफ टाइमिंग ऑफ अराइवल और डिपार्चर नॉट गिवन, इन दिस केस बोथ डेज शैल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। कि अगर आने और जाने का समय ना दे रखा हो तो जिस दिन वो इंडिया में आता है उस दिन को भी इंडिया में स्टे मानेंगे, और जिस दिन वो इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है इंडिया से, उस दिन को भी इंडिया में स्टे ही मानेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में आपको ये डेज का स्टे गिवन होगा। नहीं दे रखा है तो आपको सबसे पहले ये स्टे निकालना होगा और फिर अपने कंडीशंस को अप्लाई करना होगा, और कंडीशन के बेसिस पे आप फिर बता देंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोई इंडिविजुअल या तो होगा रेसिडेंट या होगा नॉन रेसिडेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। रेसिडेंट के 2 कंडीशंस गिवन है, सेटिस्फाई करना होगा एटलीस्ट 1, किसी भी एक को सेटिस्फाई कर दे।
कंडीशंस क्या है वो भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर। सेकेंड, प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज और मोर, प्लस लास्ट 4 ईयर में स्टे जो हो वो 365 डेज और मोर हो। अगर दोनों ही कंडीशन पूरे नहीं होते तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है। अगर क्वेश्चन में हमारा असेसी नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो आंसर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टे चेक किया और आपका असेसी रेसिडेंट बन गया तो क्वेश्चन थोड़ा और आगे मूव हो जाता है। रेसिडेंट बनने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, हमें थोड़ा सा और उसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट के भी 2 टाइप होते हैं। रेसिडेंट के भी 2 टाइप। तो अगर आपका असेसी रेसिडेंट बन गया तो अब आपको यह भी बताना होगा कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है। रेसिडेंट के 2 टाइप होते हैं। अब हमें यह बताना होगा रेसिडेंट तो है तो किस टाइप का रेसिडेंट है। रेसिडेंट के 2 टाइप कौन से होते हैं? ROR और NOR। ROR एक रेसिडेंट का टाइप है, ROR और सेकेंड टाइप है NOR। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि रेसिडेंट का तो मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। स्टे के बेसिस पे चेक करते हैं। स्टे निकालने के बाद कंडीशंस चेक करते हैं। कंडीशंस पूरा होगा तो रेसिडेंट है, कंडीशंस पूरा नहीं होगा तो नॉन रेसिडेंट है। अगर कंडीशंस पूरा नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर कंडीशन पूरा हो गया, आपने लिख दिया कि वो रेसिडेंट है, तो अब ये भी बताओ कि ROR वाला रेसिडेंट है या फिर NOR वाला रेसिडेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके भी कंडीशंस हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन जाता है तो अब उसे यह भी बताना पड़ेगा कि रेसिडेंट किस टाइप का रेसिडेंट है। क्या वो ROR है या फिर NOR। ROR का फुल फॉर्म होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और NOR का फुल फॉर्म होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। देखो मैंने लाइन भी लगा दिया यहाँ पे। रेसिडेंट तो दोनों ही है, ROR भी रेसिडेंट है, NOR भी रेसिडेंट है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट है ये। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, यानी जो ROR नहीं है वो NOR है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई रेसिडेंट ROR है या फिर NOR है? ये कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा? कंडीशंस। ROR के 2 कंडीशंस गिवन है। ROR के 2 कंडीशंस गिवन है, यानी कोई पर्सन ROR है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? 2 कंडीशंस गिवन है। इसको हम कहते हैं एडिशनल कंडीशंस। यानी एडिशनल कंडीशंस को हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि ROR है या फिर NOR है। ठीक है, तो ROR के जो 2 कंडीशंस गिवन है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों में से एक पूरा करना है, दोनों पूरे करने हैं, क्या करना है ये समझना पड़ेगा। तो देखिए रेसिडेंट के टाइम पे तो हमने ये बोला था कि भाई बेसिक कंडीशन कोई भी एक पूरा कर लेंगे तो हम रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ROR के केस में 2 कंडीशन गिवन है और आपको दोनों ही पूरे करने हैं। यहां चॉइस नहीं है कि एक पूरा कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, यहां पे सेटिस्फाई करना है बोथ कंडीशन। सेटिस्फाई करना है बोथ कंडीशन, यानी ROR के केस में हमें दोनों ही कंडीशंस को पूरा करना होता है। अगर हमने दोनों कंडीशन पूरा कर दिया तब तो असेसी ROR माना जाएगा। एक पूरा किया, एक पूरा नहीं करा, NOR। दोनों ही पूरे नहीं करे, NOR। दोनों पूरे कर लिए, ROR। तो यानी ROR के केस में दोनों कंडीशन पूरा करना होता है। अगर एक कंडीशन भी आपने पूरा नहीं किया तो फिर आप NOR बन जाओगे, और अगर दोनों पूरे करते हो तो ROR। ठीक है, तो अब ROR के 2 कंडीशन क्या है ये हमें समझना है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ROR के 2 कंडीशन। ROR का फर्स्ट कंडीशन कहता है कि लास्ट 7 ईयर में इंडिया में स्टे होना चाहिए 730 डेज या उससे ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 साल। पिछले 7 साल मतलब प्रीवियस ईयर को नहीं देना, प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 साल लेने हैं और बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लेने हैं।
प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 साल लेने और बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लेने, कोई भी ईयर छोड़ना नहीं है। अगर किसी साल में स्टे नहीं है तो उसमें 0 स्टे मानेंगे, लेकिन ईयर स्किप नहीं करेंगे। जब मैं बोलता हूं पीछे के 4 साल लेने या पीछे के 7 साल लेने हैं तो बिल्कुल कंटिन्यूअस लीजिए पीछे के 7 साल। पीछे के 7 सालों में स्टे होना चाहिए 730 दिन या उससे ज्यादा। तो अगर किसी असेसी का जो कि रेसिडेंट बन चुका है उसके पीछे के 7 साल में स्टे 730 दिन या उससे ज्यादा है तो वो ये कंडीशन पूरा कर जाएगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल वही प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पीछे के 10 साल लेने हैं। पिछले 10 सालों में 2 या 2 से ज्यादा सालों में अगर असेसी रेसिडेंट है तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो असेसी को क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए 2 और मोर ईयर में, 2 और मोर ईयर में आउट ऑफ 10 ईयर क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। ध्यान से समझिए, रेसिडेंट होने, और ये 10 ईयर कौन से है? लास्ट 10 ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं लेना, पीछे के 10 साल। पीछे के 10 सालों में से 2 साल या 2 से ज्यादा साल में अगर ये रेसिडेंट है असेसी तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो आरओआर के 2 कंडीशन, पहला दूसरा। पहला कंडीशन कहता है कि पिछले 10 साल लो, पिछले 7 साल लो और 7 साल के स्टे का टोटल करो। अगर 730 दिन या उससे ज्यादा आ जाए तो कंडीशन पूरी। कंडीशन पूरा हो गया तो अब हमें सेकंड कंडीशन भी चेक करना होगा। सेकंड कंडीशन कहता है पीछे के 10 साल लो, 10 सालों में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा साल में वो रेसिडेंट बन जाता है तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोनों कंडीशन पूरा होगा तो आरओआर माना जाएगा, और दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फेल हो गया, नहीं कर पाया पूरा, तो वो फिर एनओआर हो जाएगा। तो सबसे आसान क्या होता है कि हम सबसे पहले इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। हम पीछे के 7 साल लिख देते हैं, उसका स्टे लिख देते हैं, उसको टोटल कर लेते हैं। अगर 730 दिन से कम आ जाता है, सपोज आपने टोटल करा और आंसर आया आपका 720 डेज, तो फिर आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ। एक भी कंडीशन पूरा नहीं होगा तो क्या बनेगा? एनओआर। यानी अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो वो एनओआर ही बनेगा, सेकंड मत चेक करो। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरा हो गया तो इसके बाद आपको इस कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा, और अगर दोनों ही कंडीशन पूरे हो गए तो फिर वो आरओआर बन जाएगा। और अगर ये पूरा हुआ और बाद में जब आपने इस कंडीशन को चेक किया और ये पूरा नहीं हो पाया तो भी वो एनओआर बन जाएगा। तो इस केस में एनओआर कैसे बनते हैं? जब कोई भी आरओआर कब बनेगा? जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पूरे हो। अगर फर्स्ट पूरा हुआ सेकंड पूरा नहीं हुआ, या सेकंड पूरा हो गया फर्स्ट पूरा नहीं हुआ, या ना तो फर्स्ट पूरा हुआ ना सेकंड पूरा हुआ, इन तीनों केसेस में आपका एनओआर ही बनेगा। आरओआर सिर्फ इस केस में बनता है जब दोनों पूरे हो जाते हैं। और मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आप सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करिए। अगर ये कंडीशन पूरा नहीं होता, जो कि बहुत आसान है चेक करना, तो आप सीधा बोल देंगे कि वो एनओआर है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन पूरा नहीं होता, एनओआर ही बन सकता है। ये पूरा हो गया, फिर आपने ये चेक किया और ये भी पूरा हो गया तो फिर आरओआर। ये पूरा हो गया, ये चेक किया, ये पूरा नहीं हुआ तो एनओआर। यही पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट वाला ही पूरा नहीं हुआ तो सीधा एनओआर। तो हम इतनी कैलकुलेशन क्यों करेंगे? तो ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स को इस कंडीशन को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती। इस कंडीशन को चेक करना समझ नहीं आता बच्चों को कि किस तरीके से इसको चेक करें। तो हमें समझना है कि ये कंडीशन कैसे चेक होगा, और इसके लिए एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे भी। तो समझ लीजिए रेसिडेंट के 2 टाइप होते हैं, एक आरओआर होता है, एक एनओआर होता है। आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एनओआर। आरओआर की 2 कंडीशन, दोनों ही पूरे होने चाहिए तभी आरओआर बनेगा, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं होता तो एनओआर बन जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू डिस्कस करते हैं कि भी इन कंडीशंस को चेक कैसे करना है। बहुत इजी है, एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, आरओआर के दोनों कंडीशन। सपोज मिस्टर एक्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर में इसका स्टे है 200 डेज का। इसी से पता चल गया कि रेसिडेंट तो बन गया, बेसिक कंडीशन पूरा कर गया। अब मैं इसके ये जो आरओआर की कंडीशन है रेसिडेंट बनने के बाद ही चेक करना है। ठीक है, अब इसके पीछे के स्टे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर है हमारा 1920। अब हम चलते हैं 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15,
13 14 1 2 3 4 5 6 12 13 150 डेज का स्टे है यहाँ पे। यहाँ पे 100 डेज का आप कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल कि प्रीवियस ईयर में स्टे है 200 डेज और उसके बाद की स्टे भी गिवन है हमारे को। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो यहाँ पे बोलते हैं कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920। ये है अपर क्वेश्चन कि जी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए 1920 का। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये रेसिडेंट है या नहीं है। तो देखिए रेसिडेंट के दो कंडीशन, आरओआर के नहीं, रेसिडेंट के। पहला कंडीशन कहता था कि प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 182 डेज और मोर। क्या ये है? हाँ जी है। तो ये सीधा फर्स्ट कंडीशन पूरा करके रेसिडेंट बन गया। अब मैं वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि जी मिस्टर एक्स रेसिडेंट तो है, मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट। वो तो आपको पता ही चल गया कि रेसिडेंट क्यों है, क्योंकि इसने फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर दिया। कौन सा फर्स्ट कंडीशन? बेसिक वाला। बेसिक कंडीशन का जो फर्स्ट कंडीशन था उसको इसने पूरा करा। हमें तो सीखना है कि ये आरओआर है या नहीं है। तो देखिए आरओआर के दो कंडीशन, प्रीवियस ईयर को तो भूल जाओ, पीछे के 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे के 7 साल का टोटल करें। 150 का ये फर्स्ट 18-19 में, और फिर 100 1 2 3 4 5 6 600 700 750, यानी लास्ट 7 ईयर में स्टे है 750 डेज। क्या ये 730 डेज से ज़्यादा है? तो आंसर है यस, हाँ जी ज़्यादा है। तो इसने फर्स्ट कंडीशन पूरा कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन पूरा कर लिया तो अब मैं कौन सा कंडीशन चेक करूंगा? सेकंड। ज़्यादातर बच्चों को सेकंड कंडीशन ही चेक करना नहीं आता कि कैसे चेक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो इजी है, हाँ जी पूरा हो गया। अगर मैं इस एग्जाम्पल में यहाँ 150 की जगह 100 डेज कर दूँ तो यहाँ पे टोटल आएगा 700, और 700 जैसे ही टोटल आएगा तो मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं हुआ, और फर्स्ट कंडीशन जैसे ही पूरा नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा? NOR। मैंने जानबूझ के इसका 750 डेज किया है ताकि मुझे सेकंड कंडीशन भी आपको चेक करके दिखा दूं, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं यहाँ 100 डेज लिखूंगा तो टोटल होगा 700 डेज। क्या ये 730 डेज से ज़्यादा है? नहीं। तो जैसे ही फर्स्ट कंडीशन फेल होगा ये सीधा NOR बन जाएगा, है ना? लेकिन मुझे इसको ROR की तरीके से सेकंड कंडीशन भी चेक करवाना है, तो मुझे ये इसको 750 किया है ताकि ये कंडीशन पूरा हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पूरा हो गया, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, फिर अब हम चेक करेंगे सेकंड। तो अब हम चेक कर रहे हैं सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं। सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए अब पीछे के 10 साल, सपोज इसके नीचे भी 100 डेज का है तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, या इसके नीचे है ही नहीं, स्टे नहीं है, तो पीछे अगर मान लो स्टे अगर नहीं गिवन है तो मैं इसको क्या मानूँ? 11 12 0 12 10 11 0 और 9 10 0। अगर कुछ नहीं दे रखा तो 0 स्टे होगा। तो उसके 3 साल मैंने और कर लिया और 10 साल कर लिए, पीछे 10 साल। पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल कौन से? यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रीवियस ईयर को पीछे के 10 साल, पीछे के 10 सालों में 2 साल या 2 से ज़्यादा सालों में ये होना चाहिए रेसिडेंट। अब ध्यान से सुनिए, पिछले 10 सालों में से 2 साल या 2 से अधिक सालों में इसको होना होगा रेसिडेंट, तो ये कंडीशन पूरी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ईयर की बात करता हूँ। अब रेसिडेंट होने के लिए हमें रेसिडेंट के कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे कि भाई रेसिडेंट कैसे होगा? कंडीशन चेक करो। सर कंडीशन तो चेक कर लिया था रेसिडेंट वाला, वो आपने प्रीवियस ईयर के लिए चेक किया था। अब मैं चेक करूंगा इन सभी सालों के लिए कि भाई इन सालों में ये रेसिडेंट है या नहीं। तो इसमें कैसे चेक होगा? हर साल पे आप रेसिडेंट के कंडीशन चेक करोगे जाके। तो इस साल पे आए और रेसिडेंट की कंडीशन चेक करें। रेसिडेंट का कंडीशन क्या है? स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। क्या है? नहीं। अब सेकंड कंडीशन इसी साल में चेक करो। सेकंड कंडीशन कहता था कि प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 डेज और मोर। अब आप प्रीवियस ईयर बोल रहे हो तो आप इस पे मत चले जाना। जब आप इस साल के लिए चेक कर रहे हो तो यही आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, यही साल आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो क्या यहाँ पे इसका स्टे 60 डेज और मोर है? हाँ जी है। पीछे के 4 साल का स्टे भी चेक करो। तो पीछे के 4 साल मतलब इसको छोड़ के पीछे के 4 साल, यानी ये 1 2 3 4, इन 4 सालों में स्टे क्या 365 डेज और मोर है? हाँ है। तो इस साल के लिए ये रेसिडेंट बन जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसने फर्स्ट नहीं सेकंड कंडीशन पूरी कर दी, तो ये रेसिडेंट बन गया। जिस साल, मतलब अगर मैं इस साल के लिए रेसिडेंट चेक कर रहा हूं इसको, तो ये साल को ही लेके मुझे चेक करना है। ये नहीं कि मैं प्रीवियस ईयर मेरा ये है, ये नहीं, यही साल आपका कैलकुलेशन जब आप करोगे, इस साल का रेसिडेंट चेक करोगे तो इसी साल को आप प्रीवियस ईयर मान लोगे। अब मैं इस साल के लिए चेक कर रहा हूं कि ये रेसिडेंट है कि नहीं है इस साल में, तो ये मेरा बन गया प्रीवियस ईयर। अभी सबको भूल जाओ ऊपर वाले को। इस साल में चेक करो 100 डेज का स्टे है, क्या 182 डेज और मोर का स्टे है? नहीं। क्या 60 डेज और मोर का स्टे है इस साल? हाँ जी है, 60 डेज से ज्यादा है। क्या पीछे के 4 साल, अब ये साल चेक कर रहा हूं तो इसके नीचे के 4 साल, 1 2 3 4, क्या पीछे के 4 सालों में स्टे 365 डेज और मोर है? यस। तो चलिए ये भी बन गया रेसिडेंट, यानी 2 सालों में ये बन गया रेसिडेंट। अब मैं क्या बाकी हर साल में चेक करता जाऊं एक एक करके? नहीं, पिछले 10 सालों में किसी भी 2 या 2 से ज्यादा सालों में ये रेसिडेंट बनते ही कंडीशन पूरी हो जाती है। तो क्या इसने कंडीशन पूरा कर दिया? हाँ, इस साल में भी रेसिडेंट है, इसमें भी रेसिडेंट है। अगर आप चेक करोगे तो यहां भी बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा, सब जगह बन जाएगा। लेकिन मुझे चेक नहीं करना, मुझे जैसे ही 2 सालों में ये रेसिडेंट बन जाता है तो मैं कह दूंगा जी फर्स्ट कंडीशन तो पूरा हो ही गया था, पिछले 7 सालों में स्टे 730 डेज से ज्यादा था, 750 था अभी आपको बताया। और जब मैंने पिछले 10 सालों के स्टे में रेसिडेंट है या नहीं है ये चेक किया, तो हमें पता चल गया कि हाँ भी इन 2 सालों में रेसिडेंट है। और सालों में भी होगा, लेकिन हमारा कंडीशन कहता है पिछले 10 सालों में से 2 साल में भी अगर ये रेसिडेंट बन जाएगा तो कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो इस केस में बन गया ये, और ये सेकेंड कंडीशन भी पूरी हो गई। देयरफॉर इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एंड ordinarily resident in India, यानी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो सेकेंड कंडीशन ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी साल को आपको चेक करना है कि भाई इस साल में रेसिडेंट है या नहीं है, तो आप अपना क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर भूल जाओ, आपके लिए वो साल प्रीवियस ईयर बन जाएगा। अब इस साल का चेक कर रहा हूं तो मैं यहां पे रेसिडेंट के दोनों कंडीशन लगाऊंगा। क्या इस साल में 182 डेज का स्टे है? आपने बोला नहीं। फिर मैं बोलूंगा 60 डेज का है, तो आपने बोला हाँ है। फिर मैं 4 साल इसके नीचे के देखूंगा, और अगर 365 डेज से ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगा आज सेकंड कंडीशन पूरा कर दिया। तो ये रेसिडेंट कैसे बना है? सेकंड कंडीशन पूरा करके। तो इसी तरीके से मैं एक एक करके चेक करूंगा। लेकिन क्यों मैंने चेक आगे नहीं किया? क्योंकि इसने कहा था कि पिछले 10 सालों में से 2 साल या 2 से ज्यादा सालों में रेसिडेंट बन जाएगा, 2 साल या 2 से ज्यादा। तो भाई मेरा 2 साल में बन गया है, तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा। तो मेरा 2 साल में जैसे ही रेसिडेंट बनेगा, मैंने बोला कंडीशन पूरा हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरा हो ही गया था, सेकंड भी पूरा हो गया। जब दोनों कंडीशन पूरे हो गए तो वो ROR बन गया। और अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन ही पूरा नहीं होता तो NOR बन जाता। मान लो फर्स्ट पूरा हो जाता, लेकिन जब मैं सेकंड चेक करने जाता तो सेकंड पूरा नहीं होता, तो फिर भी मैं उसको NOR बोल देता। ROR कब बनेगा? जब दोनों ही एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाए। एडिशनल कंडीशन कौन से? ROR के जो दोनों कंडीशन है उसको हम कहते हैं एडिशनल कंडीशन। ठीक है, तो ये है जी आपका इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी 2-3 चीजें और बतानी है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप अपने जो भी बुक आप यूज करते हैं उस बुक से क्वेश्चन करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा होगा। अभी इसके अंदर एक्सेप्शन कैटेगरी है एक, वो डिस्कस करना है। इंडिविजुअल का एक्सेप्शन कैटेगरी डिस्कस करना है। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आने और जाने का टाइम गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो जिस दिन वो आ रहा है उसको भी इंडिया में स्टे काउंट कर लेना, और जिस दिन इंडिया को छोड़ के जा रहा है बाहर उसको भी इंडिया में स्टे मान लेना। तो वो चीज़ें आप और देख लेंगे। बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। मैंने आपको सारा कंसेप्ट बता दिया। एक कॉन्सेप्ट बच गया इंडिविजुअल का, वो एक्सेप्शन कैटेगरी का, वो नेक्स्ट क्लास में टेक अप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।